आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले इसमें जो हेडिंग आती है आपकी वो आती है द्रव्य। द्रव्य को और क्या बोलते हैं? पदार्थ। और पदार्थ को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है मैटर। तो द्रव्य या पदार्थ या फिर मैटर होता क्या है, परिभाषा क्या होती है? तो द्रव्य या फिर पदार्थ या मैटर ब्रह्मांड का वह अवयव है, यानी कि मैटर क्या होता है? यह हमारे ब्रह्मांड का, पृथ्वी का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान होता है। जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान, बोले तो मास होता है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें वेट हो। जैसे कि अगर जल देखेंगे तो जल में कहीं ना कहीं वेट है, कुछ आयतन घेरेगा, स्थान घेरेगा, तो ये हमारा क्या है? पदार्थ है। वायु हो गया, लकड़ी हो गई, हीरा हो गई, स्टील हो गई आदि पदार्थ से संबंधित। अब आता है आपका महत्वपूर्ण पद, यानी कि उससे संबंधित क्या होते हैं? कुछ जानकारी। जैसे इसमें अभी आया द्रव्यमान क्या होता है, फिर मैंने बात किया भार का, बात किया, तो वो सब क्या होते हैं? तो ये सब पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैटर, यानी पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। तो सबसे पहले आता है आपका द्रव्यमान, यानी कि मास। ये द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? मास क्या होता है? तो किसी भी वस्तु में उपस्थित जो द्रव्य की वास्तविक मात्रा होती है उसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। इसका मान स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। अगर आप जितना पृथ्वी में है उतना ही जल में रहेगा, उतना ही आकाश में रहेगा, या फिर चंद्रमा पे या फिर मंगल पे कहीं पर भी जाएंगे तो किसी वस्तु का द्रव्यमान मास जितना रहेगा वह उतना ही रहेगा, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। आता है भार। भार यानी कि बोले तो वेट। ये भार क्या होता है? तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। यानी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं। अगर भार की बात करें तो भार हमेशा स्थान परिवर्तन के साथ मान परिवर्तित होता है। जो भार का मान होता है यह स्थान परिवर्तित होने के साथ साथ क्या होता है? बदलता रहता है। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है द्रव्यमान तथा भार में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। यानी द्रव्यमान तथा भार में क्या संबंधित होता है? तो द्रव्यमान और भार में जो संबंध होता है W=mg होता है। अब जहाँ पे W क्या है, m क्या है, g क्या है? तो जो m होता है यह हमारा द्रव्यमान है, g क्या है? तो जो g है यह गुरुत्वीय त्वरण है, और W क्या है? तो W बोलते हैं वेट, यानी कि बोले तो भार है। फिर आता है आपका आयतन। यह आयतन क्या होता है? वॉल्यूम क्या होती है? अब वॉल्यूम किसे दिखाते? V से। तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। जैसे कि ये बॉटल है, ये क्या है? कोई बॉटल है, इसके अंदर कोई ना कोई मेडिसिन है, तो कुछ स्थान घेरा है, वही क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। फिर आती है ऊर्जा, यानी कि बोले तो एनर्जी। ये ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु होती है वो क्या कर रही है? वर्क कर रही है, कार्य कर रही है, और जो कार्य कर रही है तो कहीं ना कहीं क्षमता लग रही, पावर लग रही है, उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आंख में पावर है, क्षमता है, कार्य कर रहे हैं, उसी क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा आदि। नोट में अगर देखें तो ऊर्जा को, एनर्जी को हमेशा ई से प्रदर्शित किया जाता है, या फिर इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर देखें तो द्रव्यमान यानी कि ऊर्जा तुल्यता नियम। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम क्या होता है? या फिर कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, मास एनर्जी इक्वलिटी लॉ। तो जो इसका होता है फॉर्मूला होता है E=mc²। इक्वल क्या होता है? mc²। जहां पे हमारा अगर बात करेंगे यम क्या है? तो यम है वस्तु का द्रव्यमान, ई क्या है? ऊर्जा है।
m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, e क्या है, ऊर्जा है, c क्या है, प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब आता है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक लक्षण, यानी पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं या फिर लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो पहला होता है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के मध्य में ऐसा क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल उपस्थित होते हैं जिसे अंदर आणविक बल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। और दूरी बढ़ने पर अंतर आणविक क्या होता है, घटता है। अगर देखें जैसे कि यहाँ पे के प्रोपोर्शनल टी, अर्थात बात करेंगे ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। ये पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, पूरा का पूरा हम आपको कवर कराएंगे। तो सबसे देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो जो पहली पदार्थ की अवस्था होती है वो ठोस। अगर एक्चुअली में बात करेंगे तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा भी होता है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि बात करेंगे तो 5 होती है, लेकिन पढ़ना कितना है, हमें 3 ही पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस। तो पहला आता है ठोस, यानी कि ठोस को क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट्स क्या होती है, ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, कोयला इत्यादि जितने भी होते हैं ठोस अवस्थाएं होती हैं। अब आती इसमें गुणधर्म, यानी कि इसकी क्या क्या गुण होती हैं। तो पहला देखें तो ठोस में अणुओं की संख्या। अगर ठोस में अणुओं की संख्या बात करें तो जो ठोस में अणुओं की संख्या होती है वो क्रिस्टलीय ठोस के अणु कण निश्चित क्रम में और त्रिविम जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ओके। दूसरा, ठोस का आकार और आयतन। तो जो ठोस का आकार और आयतन होता है हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। तीसरा, संपीड्यता। तो यह लगभग असंपीड्य होते हैं, क्योंकि अगर ये हम बात करेंगे ये ठोस ही है, क्या इसको दबाएंगे, दबेगा नहीं, दबेगा। जब यह नहीं दबेगा तो हमारा क्या है, यह एक असंपीड्य है। गर्म करने प्रसार। गर्म करने प्रसार मतलब कि अगर इसको गर्म करेंगे क्या यह प्रसार होगा, पिघलेगा नहीं, पिघलेगा। बट लोहा कहीं ना कहीं पिघलता है, लेकिन कम ही। प्रसार होगा कि नहीं, तो इसका प्रसार बहुत क्या होता है, कम होता है। अगला बात करेंगे घनत्व की, यानी कि बोले तो डेंसिटी की। ये डेंसिटी क्या होती है, तो इसका घनत्व तो उच्च होता है। किसका, ठोस का जो घनत्व होता है हमेशा और हमेशा हाई होता है, उच्च होता है। दूसरा आती है द्रव अवस्था। ये द्रव अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था को बोले तो लिक्विड स्टेट बोलते हैं। द्रव अवस्था जैसे क्या होती है, जल, तेल इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, द्रव अवस्था क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। परिभाषा देखें तो इनका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होते हैं, उसे हम लोग द्रव अवस्था कहते हैं। यानी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है उसे द्रव अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल में जल, तेल इत्यादि। गुणधर्म बात करें तो इसमें अणुओं की व्यवस्था अनिश्चित होती है, इनको जिसमें रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते, कौन, द्रव। तीसरा देखें तो यह कम संपीड्य होते हैं। जो द्रव होते क्या होते, कम संपीड्य होते, क्या इसको ज्यादा नहीं दबाया जा सकता, बट हल्का सा दबा सकते हैं। इनका प्रसरण क्या होता है, अधिक होता है। तीसरा आती है गैस अवस्था, गैसेस स्टेट। जैसे क्या होती है, H2 यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन इत्यादि जो होते हैं वो हमारे गैस अवस्था होते हैं। परिभाषा क्या होती है, सीधा बता देना है, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं गैस अवस्था कहते हैं। एक द्रव्य होता है, एक द्रव होता है। तो द्रव्य की बात करें, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसे गैस अवस्था कहते हैं। या फिर इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन इत्यादि। गुणधर्म बात करेंगे
तो इसमें अणुओं की व्यवस्था अनियमित होती है। दूसरा, आयतन और आकार अनिश्चित होता है। तीसरा, यह अधिक संपीड्य होते हैं। चौथा, इनका घनत्व बहुत कम होता है। पांचवा, इनका प्रसरण अधिक होता है। छठवां, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब आपकी आती है पदार्थ में अवस्था परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि जो द्रव है, द्रव गैस में बदल सकती है, सॉरी ठोस है, ठोस को गैस में, गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में, यानी कि यह एक दूसरे से बदला जा सकता है। जैसे कि समझें, ठोस ठोस अगर सीधा गैस में बदले तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस ठोस में बदले उसे दृढ़ीकरण कहते हैं। याद रखना, ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है, द्रव से ठोस में बदलना जमना कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है और द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। कुछ पॉइंट में बात करें तो बर्फ को गर्म करने पर जल में तथा जल को गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो होती है हेडिंग देख लेंगे। जैसे गलन एवं गलनांक क्या होती है, यानी मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है। तो किसी ठोस पर उष्मा देने की वह अवस्था जब उस ठोस का तापमान अपरिवर्तित हो जाता है और ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है, तो इस क्रिया को गलन कहते हैं। इसकी क्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। अगला हेडिंग जो आती है, अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या अगर देखें तो क्या होती है। तो ठोस को गर्म किया जाता है तो उनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अंतराणविक बल टूट जाता है, जिससे ठोस गलन अवस्था में आ जाता है और यह क्रिया क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। फिर आती है गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, उसी के लिए हम लोग कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला आता है यहाँ पे आपका, वो आता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वथन एवं क्वथनांक, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी द्रव को गर्म करते रहने पर जब द्रव का ताप स्थिर हो जाता है तो इस अवस्था को क्वथन कहते हैं और यह क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे जल का क्वथनांक देखें तो 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 1000 डिग्री सेल्सियस पर अगर देखें तो वाष्प दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब की क्या होता है? हमेशा और हमेशा बराबर होता है। यहाँ पे जो फिगर है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। नोट में देखें कुछ हम लोग, तो वाष्प दाब में परिवर्तन होने पर क्वथनांक भी परिवर्तित हो जाता है। अगर वाष्प दाब में क्या किया जाए? परिवर्तन किया जाए तो क्वथनांक भी हमेशा क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल में देखें तो पहाड़ों पर खाना पकाने पर अधिक समय लगता है। पहाड़ों पर खाना बनाएंगे अधिक समय लगेगा, क्यों? क्योंकि वहां पर दाब का मान बहुत ही कम होता है, क्योंकि पृथ्वी से ऊपर जाने पर दाब का मान घटता जाता है। एक प्यारा सा एग्जाम्पल देखें तो जो हमारी अगर बात करेंगे कुकर होता है, कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि कुकर में दाब का मान अधिक होता है। वाष्प दाब बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और खाना जल्दी से पक जाएगा। अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर अगर देखें तो क्वथन की अगर हम लोग व्याख्या करें तो क्या हो जाएगा? द्रव को गर्म करने पर उसके अणु आपस में टकराते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और एक समय ऐसा आता है कि उनकी गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि द्रव के भीतर के अणु बुलबुले के रूप में बाहर आने लगते हैं और यह क्रिया क्वथन कहलाती है तथा वह ताप जिस पर
वह क्रिया होती है वह क्या कहलाती है? क्वथन कहलाती है। अब आती है आपकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस द्रव की वाष्पन गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगर हम देखें तो ठोस अवस्था द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था गैस अवस्था में बनती है। तो ठोस द्रव अवस्था में ऊष्मा और ऊष्मा कहीं ना कहीं निकलती है, और जब इससे आती है तो ये शीतलता के कारण बदलती है। जब ऊष्मा पाएगी, ठोस ऊष्मा दिया जाएगा तो द्रव में, द्रव को ऊष्मा दिया जाए तो गैस में, गैस को ठंडा किया जाए शीतलता के कारण तो द्रव में, द्रव से ठोस में। तीसरा पॉइंट आती है हिमीकरण एवं हिमांक, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब किसी द्रव के तापमान को घटाया जाता है तो उनके बीच अंतराणुक बल प्रबल होने लगता है तथा एक समय ऐसा आता है कि द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है। इस क्रिया को हिमीकरण कहते हैं तथा वह क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे हिमांक कहते हैं। चौथा होता है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है? तो कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में बदले बिना वाष्प में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड और ठोस आयोडीन इत्यादि क्या होते हैं? यह हमारे ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। विधि क्या होती है? विधि ये होती है कि किसी भी ठोस अगर बीकर लेंगे, बीकर में हम लोग नौसादर डाल देंगे, ठीक है, और इसको गर्म करेंगे तो जो नौसादर होता है यह ठोस से किस में बदल जाता है? डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। उसी को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर भी होता है, कपूर को गर्म करते हैं तो डायरेक्ट ठोस किस में बदलता है? गैस में बदलता है। अगर इसकी प्रोसेस देखें तो प्रोसेस लिखेंगे, शोधन करने के लिए अशुद्ध ऊर्ध्वपातज को पार्सिलीन की प्याली में रखकर एक उल्टी कीप द्वारा ढक देते हैं तथा कीप के दूसरे सिरे को उपयुक्त चित्रानुसार, जो चित्र है, व्यवस्थित कर देते हैं और प्याली को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातज की वाष्प ऊपर उठती है जो कीप की ठंडी दीवारों के संपर्क में आकर वहीं संघनित हो जाती है। अशुद्ध ऊर्ध्वपातज को कीप पर या कीप की दीवारों से खुरच कर प्राप्त कर लेते हैं तथा अशुद्धि प्याली में ही रह जाती है। अब आता है आपका अगला पॉइंट, अवस्था परिवर्तन में तापमान का प्रभाव। यानी कि जब अवस्था परिवर्तन किया जाता है तो तापमान का क्या प्रभाव होता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज इन स्टेट। तो किसी द्रव्य की ताप में परिवर्तन करने पर उसके गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। फलतः द्रव्यमान की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। तापमान का अगर हम लोग तापमान मापन का पैमाना देखें तो यानी कि बात करेंगे स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, तो केल्विन पैमाने पर देखें तो सेल्सियस पैमाने पर धन, केल्विन पैमाने पर ताप कितना होता है? सेल्सियस पैमाने पर ताप धन 273.16 होता है, या फिर K = T + 273.16। केल्विन ताप की एसआई इकाई क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस होती है और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 273.16 केल्विन होता है। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप का मान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट ताप से परस्पर संबंध रखता है। F = 9/5 0 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या हो जाएगा? 32। दूसरा सेल्सियस पैमाने पर ताप क्या होता है? तो सेल्सियस पैमाने पर ताप = केल्विन पैमाने पर ताप -273.16, या फिर T = T - 273.16। अब आता है अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज इन स्टेट। तो किसी पदार्थ पर
दाब डालने पर उस पदार्थ के अणु पास पास आने लगते हैं, अर्थात पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा व वेग कम होने लगता है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। एग्जाम्पल में गैसों में यह क्रिया करने पर गैस के अणु क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, अर्थात आसवन इक्वल टू क्वथन धन संघनन। अब आता है आपका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, तो क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। पहला अगर देखें तो द्रव की अंतराणुक बलों की प्रबलता बढ़ने पर वाष्पीकरण दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा देखें तो द्रव की पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और आर्द्रता अनुक्रमानुपाती होती है 1 वाष्पीकरण, यानी व्युत्क्रमानुपाती 1 वाष्पीकरण की। यानी कि अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण घटेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगी तो आर्द्रता क्या होगी, घटेगी। अगला यहाँ पे अणु गति सिद्धांत के आधार पर वाष्पीकरण, तो ये फिगर है, इस फिगर को आप नोट कर लीजिए। हम इसके आगे देखते हैं इसका प्रोसेस। अगर हम लोग अणु गति सिद्धांत के अनुसार देखें तो द्रव्य के अणु अनियमित गति करते रहते हैं, जिससे गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है और यह गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि द्रव की अणु बाहर वायुमंडल में आ जाते हैं। अब आपका आता है लास्ट पॉइंट है आपका यह वाष्पीकरण एवं क्वथन में अंतर। ये आपका लास्ट, और यहाँ पे जो 23-24 मिनट का वीडियो है इसमें आपको पूरा चैप्टर 1 खत्म है। डिफरेंस बिटवीन, अगर बात करेंगे तो वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर, तो पहले वाष्पीकरण, दूसरा हमारा क्या है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एपोराइजेशन एंड बॉइलिंग। तो वाष्पीकरण और क्वथन, वाष्पीकरण क्या होता है, यह केवल द्रव की सतह पर होता है, क्वथन यह संपूर्ण द्रव में होता है। वाष्पीकरण वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, क्वथन निश्चित ताप पर होती है। वाष्पीकरण देखें तो वाष्पन एक मंद प्रक्रिया, यानी वाष्पीकरण एक मंद प्रक्रिया है, जबकि क्वथन एक तीव्र प्रक्रिया है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपका ये जो चैप्टर है यह आपका समाप्त होता है। यहाँ पे पूरा चैप्टर है। तो ये जो पूरे वीडियो है क्लास 9 के, यह आपके प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे जाके प्यारा सा नोट्स आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही तो हमारा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी, इंस्टाग्राम आईडी एसकेएम स्टडी को फॉलो कीजिए। वहाँ पे हम आपसे बात करके आपको यह PDF अवेलेबल करा देंगे। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।